मौली, गुड इवनिंग बच्चों। आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 10th का चल रहा था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने उस दिन आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ाया था। मैं हेडिंग फिर से एक बार डाल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? सो ये इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग पढ़ेंगे। उस दिन लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया था इसमें। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाने के बाद उसमें हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहते हैं जो अब वाटर में पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं 100%, और वीक इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक टर्म उस दिन वो हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया था आपस में। वो था टर्म जो था वो था आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। यहाँ लास्ट जो टॉपिक बचा था आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने उस दिन बताया था आयोनाइजेशन क्या होता है और डिसोसिएशन क्या होता है। आयोनाइजेशन में क्या पहले हम लोग डिसोसिएशन की बात कर लेते हैं। डिसोसिएशन में मैंने जो बताया था आपको उस दिन, वो बताया था कि डिसोसिएशन में जो भी सब्सटेंस आयन से मिल करके बने होते हैं, और वो जब वो अपनी मोल्टेन स्टेट में होते हैं या उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, तो उस समय वो जिस स्टेट में वो जो आयंस में वापस टूट जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोसिएशन। और आयोनाइजेशन में भी हमने बताया था क्या? आयोनाइजेशन में हमने उस दिन बताया था आपको कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें आयंस हो ना, पहले से आयंस ना प्रेजेंट हो, लेकिन जब आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो आयंस में टूट जाए, ठीक है। तो उनको हम लोगों ने कहा था उस प्रोसेस को हमने कहा था आयोनाइजेशन। तो थोड़ा सा एक बार आज जरा सा देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान होता क्या है। जैसे हम आपकी बुक में भी अगर होगा तो आपको में दे रखा है इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, तो हम भी वही हेडिंग डाल रहे हैं। थोड़ी सी आगे डाल दीजिए, टिप पे ठीक। तो हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं डिसोसिएशन आप इसको कर ले डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में क्या दो तरीके की दो स्थितियां हमारी बन रही हैं। एक बन रही है इन द मोल्टेन स्टेट, फर्स्ट इसमें भी डाल दो, इन द मोल्टन, MOLTEN, इन द मोल्टन स्टेट। तो मोल्टन स्टेट में क्या होता है? मोल्टन स्टेट में जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे हम NaCl का एग्जांपल ले लें। आपकी बुक में बड़ा अच्छा डायग्राम बना है, ये Na बनाया है और ये उन्होंने एक Cl बनाया है। ये Na+ है और ये आपका Cl- है। अब इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, हम सब जानते हैं ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये आपस में टिके हुए हैं। ये इनके बीच में हम ऐसे करके दिखा दें कि अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में, बरकरार है, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में, इसको थोड़ी सी और इस पर लाइनिंग कर दीजिए और अच्छा लगेगा देखने में। अब ये अट्रैक्शन फोर्स है, जब आप इसको गर्म करते हैं, मोल्टेन स्टेट कब आती है? मोल्टेन स्टेट तब आती है किसी सब इसमें जब हम इसको मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पे क्या होते हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते जो आयंस हैं, इनके बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी, आप जैसे हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे ही क्रिएट जैसे आपकी बुक में दे रखा है, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस करने पे जो ये आयंस हैं, अब क्या होगा, इनके बीच में जब एनर्जी बढ़ेगी तो जब आप हीट देंगे तो इनका मूवमेंट भी बढ़ेगा, इनके वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे। जब वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ये अपनी जगह से भागने की कोशिश करेंगे। तो अपनी जगह से भागने की कोशिश करेंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये अपने अपने उन आयंस में टूट जाएंगे जिनसे ये मिल करके बने थे,
ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस, ये अलग अलग अपने अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना एरिया डेवलप कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से ये इसको डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है कायदे से? ठीक, अब हम बात करते हैं एक्वस के केस में। एक्वस के केस में क्या होगा, यहीं से देख लीजिए। सेकंड, इन एक्वस सॉल्यूशन तो एक्वस सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा कब, जब हम सॉल्ट है, ये हम मतलब इसी सॉल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का। NaCl को आप वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, आप NaCl लीजिए और वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, लेकिन डिसॉल्व करने से पहले जरा वाटर मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। हमने आपको जब वाटर मॉलिक्यूल पढ़ाया था तो H2O कुछ यही बात हुई थी हमारी आपसे। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज होने पर अब आप क्या डर कर रहे हैं, आप इसमें आप इसको NaCl को इसके साथ में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे बुक ने आपको दिखाया है इसके साथ में कि ये गया इसके साथ और ये जो है वाटर, ठीक, तो वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या किया, इसको घेरना शुरू किया चारों तरफ से। मैं आपसे NaCl की पूरी बात करता हूँ। जैसे NaCl है आपका, जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका Na है और ये Cl है। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या है, पोलैरिटी है। क्या है वाटर के मॉलिक्यूल में, पोलैरिटी है। तो पोलैरिटी मतलब है जैसे H2O है, हम इसको ऐसे जैसे देख रहे हैं, इसे एक डाइपोल के रूप में अगर हम ध्यान से देखें तो डाइपोल के रूप में आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इस एंड पे निगेटिव और एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैमरे में आ रहा है, पूरा देख लीजिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। ठीक, नहीं आ रहा नीचे वाला। ठीक, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो वैसे वाटर मॉलिक्यूल को हमने एक डाइपोल के रूप में यहाँ पर ट्रीट किया है। अब ये डाइपोल्स क्या करेंगे, जैसे ये सोडियम जो है ये आपका निगेटिव, आपका ये पॉजिटिव आयन है, तो इसके ऊपर जो ये है डाइपोल के निगेटिव साइड से, वाटर अपने निगेटिव साइड से, निगेटिव साइड समझ लीजिए मतलब ऑक्सीजन के साइड से सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ये वाला है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। उल्टे में इस साइड देखिए वाटर, ये Cl के केस में क्लोरीन चूंकि एक निगेटिवली, एक आपका निगेटिव चार्ज स्पीशीज है, तो इस पर क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, इधर ये पॉजिटिव साइड से अट्रैक्ट करेगा इसको, पॉजिटिव साइड मतलब हाइड्रोजन के साइड से। ठीक है, इधर से अट्रैक्ट करेगा। दूसरे साइड से आपका ये होगा, इधर देखिए ये पॉजिटिव साइड होगा, निगेटिव साइड। दूसरे साइड में आप इधर आकर देख लीजिए, इधर ये आपका पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव। तो तीन मैंने बनाए हैं, 3 डाइपोल इधर बनाए, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके ये हैं और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ये दिखाएं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन को अपने अपने तरीके से कवर करेंगे। अब जब ये कवर करेंगे तो क्या करेंगे, अपने साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे अपने साथ में, अपने डायरेक्शन में, अपने पास में, तो ये क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो होगा ये बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। मतलब ये बन जाएगा Na प्लस और ये बन जाएगा Cl माइनस। कहाँ रहेंगे दोनों, पानी के अंदर रहेंगे। अब मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये वापस जाकर के नहीं चिपक जाएंगे। ठीक है, तो कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा आप लोगों ने सीन, जैसे 2-4 लोग होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो पहले लोग उनको क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग कर देते हैं और फिर चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो घेर लेते हैं तो फिर आपस में उन दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तो वैसे यहाँ होगा, जैसे ये सोडियम है तो सोडियम के एक आयन है जैसे ये, तो वाटर के जो दूसरे पोल्स है वो इसको चारों साइड से घेर लेंगे। वही हाल Cl के साथ में होगा, Cl को चारों साइड से ये घेर लेंगे, कवर कर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो इसलिए ये Na और Cl आपस में जाके अटैच नहीं होंगे। और अगर डाइल्यूशन बढ़ाते चले जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर डाइल्यूशन बढ़ा दें तो और ज़्यादा इनके बीच में दूरी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये फ्री हो जाएंगे, भूल जाएंगे कभी सोडियम से जुड़े भी थे, या जो क्लोरीन है उसे कभी याद ही नहीं रहेगा कि कभी सोडियम से जुड़ा था, ना सोडियम को याद रहेगा कि वो कभी क्लोरीन से जुड़ा था। एक गैसियस स्टेट वाली कंडीशन आ जाएगी। वो कंडक्टेंस में हम लोग पढ़ते हैं, कंडक्टेंस में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ता है कि घटता है। अभी आपकी बुक में जो टॉपिक आएगा अभी आप देखेंगे उसको, फिर हम उसको अपने तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे एक बार। फिलहाल
इतने की बात करते हैं, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, ठीक है। ऑफ नहीं करना। अरे बस ठीक है। हाँ भाई, नोट कर लिया, रब कर दें। चलिए, ऊपर से रब कर रहे हैं हम, यहाँ से नीचे का आप लोग कवर रखिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस भी रब कर दिया, टॉपिक फिर से हेडिंग डाल दूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन की, बात कर लेते हैं भाई। अभी तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात हो गई, अब बात करते हैं आयोनाइजेशन ऑफ कोवेलेंट। आयोनाइजेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड की बात आ गई यहाँ पे। अभी तक आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में था, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में यही फर्क होता है। तो अब आप सोच रहे हो कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे भाई बात आ गई इसकी, तो समझिए इस चीज़ को। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट दो तरीके के होते हैं। जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तो आपको बताया भी था, कोवेलेंट दो तरीके के होते, एक पोलर और दूसरे नॉन पोलर। तो यहाँ नॉन पोलर की कोई बात ही नहीं करनी है, कोई डिस्कशन ही नहीं होना है। बात किसकी होगी, बात होगी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके साथ में लिख लीजिए यहाँ पे अपने लिए कन्फ्यूज फॉर ऑफ पोलर कोवेलेंट, ठीक है। ये केवल आपके लिए है पर्सनली, ये किसी और के लिए नहीं है, ठीक है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। तो बात आपको आसानी समझ में आ जाएगी। अब यहाँ एग्जाम्पल जो लिया गया है HCl का लिया गया है, ठीक है। अब HCl को ऐसे लिख लीजिए, या अपने समझने के लिए बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट से देखना चाहते हो तो ऐसे लिख लीजिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैंने बताया 1.7 से कम होगा। 1.7 से कम होगा तो ये कंपाउंड जो है कोवेलेंट तो है, पोलैरिटी होगी इसमें, ये आयनिक नहीं हो जाएगा, ये पोलर है। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है चूंकि, तो निगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड खींचेगा। सीधी सीधी बात है, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने साइड खींच रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल आपने क्या किया, पानी मिला दिया इसमें, जैसे रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक में वैसे मैं भी लिख दे रहा हूँ सेम पैटर्न पे, ठीक। वाटर मिला दिया आपने। अब वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होगा, ठीक। वाटर में डिसॉल्व करने पर वही कंडीशन है कि जो NaCl में था, H को वाटर अपने निगेटिव साइड से घेर लेगा ऑक्सीजन साइड से, और Cl को जो है वो H साइड से घेरेगा। तो सीधा सीधा हम कर दे रहे हैं आपके लिए। वाटर का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ज़्यादा थोड़ा सा अगर डाउट मन में आ रहा हो, बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है वो H+ बन जाएगा और ये Cl- बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से पानी के केस में वाटर पोलर कोवेलेंट, और भी बहुत सारे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हैं जो इस तरीके से वाटर में डिसॉल्व करने, जितने एसिड्स हैं आपके समझिए, समझ लीजिए जितने एसिड्स हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, विनेगर है, ये जितने एसिड्स हैं, सारे एसिड्स जो हैं वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की तरह ही बिहेव करेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ही हैं, बिहेव क्या करें, पोलर कोवेलेंट ही हैं, ठीक है। और वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, सेम इसी पैटर्न पे। तो ये हुई हमारी आपकी एक बात, दो बातें हो गई। एक हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन हो गया, दूसरा आयोनाइजेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। बात करते हैं तीसरी हेडिंग की, ठीक, इसको नोट कीजिए जब तक। चलिए आइए दूसरे मुद्दे पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन मेटेलिक कंडक्शन
एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो वैसे तो आपकी बुक ने एक टेबल बना दी है, उस टेबल में उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं एक एक पॉइंट पे बात करता चलता हूँ आपसे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, जैसे मेटल पे हम सब जानते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है तो हम ऐसा भी, ये भी टर्म है हमारे पास कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक लोहे की रॉड ले लीजिए, उसमें तार लगा दीजिए एक तरफ से, दूसरी साइड से छुइए, बढ़िया करंट मारेगा, बहुत बढ़िया वाला, मज़ा आ जाएगा। पानी के अंदर नमक घोल दीजिए, सॉल्ट घोल दीजिए और 2 तार डाल दीजिए और उसको एक बार छू करके देखिए, दोनों तार एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन पानी में करंट आ रहा है। अब इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट आपने घोला है, उसमें डिसॉल्व किया है, वो भी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करने में सपोर्ट कर रहा है, और जो आयरन की रॉड है वो भी। तो दोनों के कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों करंट फ्लो करते हैं, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। मेटल में अगर कंडक्टिविटी की बात करें, मेटल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है? बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद आया कुछ? फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। जैसे आयरन की रॉड है, अगर ये एक, तो आयरन के आयंस, आयरन के तो मेटल होंगे इसके अंदर, सॉरी आयरन मेटल के एटम्स होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बीच बीच में, है ना? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? घूमना शुरू करेंगे रॉड के अंदर। आपने एक साइड से तार टच कराया और दूसरी साइड से फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके निकलना शुरू हो गए, ठीक है? तो ये जो होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल्स में करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल या बैड कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो होता? बहुत आसान सा जवाब है उसका कि बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्टिविटी। अब जरा इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में देख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयंस में टूट गया, डिसोसिएट हो गया। जब डिसोसिएट हो गया तो कैटायन भी बन गए, एनायन भी बन गए। कैटायन एनायन बन गए तो अपोजिट प्लेट्स की तरफ गए। अपोजिट प्लेट्स की तरफ जैसे ही गए, सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हो गई आपकी, ठीक। फिर मेटल के केस में, मेटल के केस में किसी जगह पे, जैसे वायर कहा था कि देयर इज नो डिकम्पोजिशन ऑफ पेरेंट मेटल एंड दस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर इंटैक्ट, मतलब आर डज नॉट चेंज, ठीक। अब मेटल डिकम्पोज नहीं होते हैं, बात को कैसे माना जाए? अपने घर की वायरिंग को कभी ध्यान से देखिए और मम्मी पापा से पूछिएगा कि ये वायरिंग कितने साल पहले हुई थी, ठीक है? कोई कहेगा 10 साल पहले, कोई कहेगा 20 साल पहले, कोई कहेगा 50 साल पहले की वायरिंग। लेकिन कभी भी आपने कभी ये नहीं देखा है कि जो तार लगे हुए हैं, अगर शॉर्ट सर्किट होता है वो दूसरी बात है, लेकिन जो वायर्स लगे हैं वो पतले हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, अपने आप टूट जा रहे हैं। वायरिंग एक बार हो जाती है घरों में, ठीक है? किसी भी डिपार्टमेंट में जब इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होती है तो एक बार होती है, सालों उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि मेटल के में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से आते हैं, इधर से निकल जाते हैं, इधर से आते हैं, इधर से निकल जाते हैं, वो चलता रहता है हमेशा। फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है, ठीक। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन में ऐसा नहीं है। सोडियम क्लोराइड है, लेड ब्रोमाइड है, कॉपर सल्फेट है, आपने कोई भी सॉल्ट लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, आपने जब बैटरी से कनेक्ट किया या उसमें सेल जोड़ा, जैसे भी कॉन्सेप्ट है जो मैंने बनाया था पीछे, ठीक है, बल्ब को जोड़ा और आपने उसमें करंट फ्लो करने का माहौल बनाया, तो ये माहौल तब तक बना रहेगा, ये एटमॉस्फेयर तब तक बना रहेगा जब तक कि वहाँ पर वो आयंस प्रेजेंट हैं। धीरे धीरे सारे आयंस अपनी अपनी प्लेट की तरफ जाएंगे और जाकर के डिस्चार्ज होंगे, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी प्रोसेस हो जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस की पूरी प्रोसेस हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि अब काम बंद, अब सेल का काम खत्म, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद, बल्ब जो लगा था वो उसका जलना बंद हो जाएगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट आर गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से बने, ठीक है, या पोलर कोवैलेंट। जो उनका इलेक्ट्रिक लिक्विड स्टेट में जो उनका पॉजिटिव साइड है, वही सॉलिड स्टेट में उनका नेगेटिव साइड है। पूछो कैसे?
जैसे NaCl का एग्जाम्पल हम लोग बार बार लेते हैं। तो NaCl है, NaCl में पानी में घोला तो आयंस में टूट गया, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, वो पुल है पानी के मॉलिक्यूल अपने खींच लेते हैं। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में है तो अगल बगल वाटर मॉलिक्यूल तो है नहीं, इस पर है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। सेम जब ये चार्ज है, अपोजिटली चार्ज स्पीशीज हैं, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि इनको तोड़ना इम्पॉसिबल है, हिलेंगे भी नहीं अपनी जगह से। इस केस में जो है आपका करंट फ्लो होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं, एक कॉपर मेटल का दिया है और एक कॉपर सल्फेट का दिया है। मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉपर मेटल में क्या होगा और कॉपर सल्फेट में क्या होगा, इतना मैंने आपको विज़न दे दिया है कि अब इतने से आपको बात खुद समझ में आ गई होगी कि सर अगर कॉपर के तार होगा तो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, करंट फ्लो करेंगे, एक सिरे से जाएगा दूसरे सिरे से निकल जाएगा, कोई उसमें केमिकल चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन कॉपर सल्फेट है, वाटर में डिजोल्व किया आपने, करंट तो जरूर फ्लो करने में हेल्प करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका खेल। यहाँ पे आकर के इसकी बात खत्म होती है आपकी। अब एक चीज आपकी बुक में, अगर आप लोग अपनी बुक खोल के बैठे हो इस समय तो देख रहे होंगे उसमें एक टॉपिक दे रखा है एसिड बेस एंड सॉल्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। फिर वही सेल बन के आ रहा है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है वो सेल? उस सेल को फिर से खोल करके रख लीजिए सामने, मुझे कुछ नहीं करना है, उस सेल को खोलिए, सामने रखिए, बल्ब बना हुआ है, 2 प्लेटें लगी हैं एक डब्बे, उसके अंदर एक वाटर का बीकर है, उसके अंदर पड़े हुए हैं 3 पॉइंट। मैंने तीनों पॉइंट उसी दिन डिस्कस कर दिए। मैंने बोला था जब ये सेल बनाया था, मैंने बोल दिया था कि यही सेल पूरे लेसन में चलेगा। ठीक है, तो अब वो सेल में क्या है भाई, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और बल्ब जो है वो तेज जलने लगेगा, बल्ब अगर तेज जलने लगेगा तो इसका मतलब जो है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर बल्ब जो है डिम ग्लो के साथ जलेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं जलेगा इसका मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट दे रखे हैं आपकी बुक में, ये सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जिन पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। कोई डाउट हो तो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, पर्सनल नंबर 9839182082 या जो ट्यूटोरियल का नंबर है एक्सपर्ट ट्यूटोरियल का, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व करते रहेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए छोटी सी आगे बात कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो तुम्हारी बुक में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा पढ़ा दिया लग रहा है जैसे आज बच्चे परेशान हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस चीज़ की नाम है? देखिए, अगर डेफिनेशन की आप बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या है, डिपेंडिंग ऑन द ease with which the metal lose their electron and form ions, they are arranged in a series are called मेटेलिक एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो भी मेटल्स हैं हमारे पास, मेटल नॉन मेटल वैसे दोनों की बात होगी, उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने के रिस्पेक्ट में ना समझ पाइए तो उसको रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से समझ लीजिए। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो बनाई गई है वो एटम्स की, जो हमारे मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे बनाई गई है। कौन सा जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटायन बना लेता है, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। आपकी बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है, जैसे सोडियम तो इन्होंने 3rd नंबर पर दिया है, वैसे सोडियम 1st नंबर पर है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर आ गया हाइड्रोजन बीच में। ठीक है, हाइड्रोजन कहते हैं कॉपर, जिंक, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। तो ये सीरीज दे रखी है। इसी सीरीज को हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं मोटा मोटा व्यू दे रहा हूँ ताकि आप कभी भी बुक खोल करके पढ़ रहे हो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस सीरीज में जो ऊपर के मेटल्स होंगे हमारे, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। ठीक, दूसरा चीज़, अगर एट द लोअर एंड ऑफ द सीरीज देखा जाए
तो ऐसे एटम्स होंगे, ऐसे मेटल्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी लेकिन लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, वहाँ पर उसका दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो पहले आप इस सीरीज़ को पढ़िए, रिएक्टिविटी सीरीज़ को एक बार इसको स्टडी कीजिए। स्टडी करने के बाद में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज ज़्यादा इस पर डिटेल पे बात नहीं कर रहे हैं, इसको यहीं पे हम रोक रहे हैं क्लास को, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना स्टडी कीजिए और सारी चीज़ों को एक बार हमसे पर्सनली डिस्कस कर लीजिए, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन आ रहा है, ये कन्फ्यूजन क्रिएटिंग है। अभी पढ़ाने लगूंगा 2 घंटे लग जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो अभी और भी चीज़ें आ रही हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स आ रहा है, ये भी अपने आप में 2 तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। आप पूछो सर ये क्या होता है, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है खींचने वाला। तो जितना पढ़ाया है इसको पढ़िए, पहले समझिए, रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। कोई डाउट्स आते हैं तो डिस्कस कीजिए हमारे साथ में, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव गुड नाइट, बाय।